गुजरात के एक छोटे से गांव में, जहां रात के समय सिर्फ चांद की रोशनी ही दिखाई देती थी, एक ऐसी कहानी छुपी हुई थी जो आज भी लोगों की रूह कंपा देती है। ये गांव इतना दूर था कि शहर की रोशनी यहां तक नहीं पहुंचती थी। बस पुराने बरगद के पेड़, कच्चे रास्ते और मिट्टी के घर थे। रात होते ही यहां एक अजीब सी खामोशी छा जाती थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति पूरे गांव को अपनी गिरफ्त में ले लेती हो। ये कहानी है छोटी सी प्रिया की, जिसकी आत्मा आज भी न्याय की तलाश में भटक रही है। प्रिया सिर्फ 12 साल की थी जब उसकी दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। वो एक बहुत ही प्यारी और मासूम बच्ची थी। उसके बाल लंबे और काले थे, आंखें बड़ी बड़ी और मुस्कान इतनी मीठी कि देखने वाले का दिल खुश हो जाए। वो हमेशा अपनी दादी के साथ बैठकर पुराने किस्से सुनती थी और अपनी माँ के साथ रसोई में खाना बनाना सीखती थी। उसका परिवार गांव में सबसे अमीर था। उनके पास बहुत सारी जमीन थी, सोने के गहने थे और एक बड़ा सा हवेली भी थी। उनकी हवेली गांव की सबसे खूबसूरत जगह थी, जहां आम और नीम के पेड़ों से घिरा एक बड़ा सा आंगन था। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, पैसा और जमीन के लालच में लोग अंधे हो जाते हैं। गांव के 3 भाई रामू, शामू और गोपाल, वे प्रिया के परिवार की संपत्ति पर नजर गड़ाए बैठे थे। ये तीनों भाई बचपन से ही बुरे काम में लगे रहते थे। रामू सबसे बड़ा था और सबसे चालाक भी। शामू बीच वाला था, जो हमेशा अपने बड़े भाई की हाँ में हाँ मिलाता था। गोपाल सबसे छोटा था, लेकिन सबसे खतरनाक भी। वे जानते थे कि प्रिया के पिता के पास कोई वारिस नहीं है सिवाय उसकी छोटी बेटी के, तो उन्होंने एक भयानक योजना बनाई। महीनों तक वे प्रिया के घर की निगरानी करते रहे, उनकी दिनचर्या को समझते रहे और सबसे अच्छा समय ढूंढते रहे। एक अंधेरी रात में, जब पूरा गांव सो रहा था और आसमान में बादल छाए हुए थे, ये तीनों भाई प्रिया के घर पहुंचे। उस रात हवा भी नहीं चल रही थी, जैसे प्रकृति भी जानती हो कि कुछ बुरा होने वाला है। उनके हाथों में तेज धार वाले चाकू थे और दिलों में सिर्फ लालच। वे चुपचाप पिछले दरवाजे से घर में घुसे। पहले उन्होंने प्रिया के माता पिता को मार डाला, जो अपने कमरे में गहरी नींद में सो रहे थे। फिर उसके दादा दादी को भी नहीं छोड़ा, जो बगल के कमरे में आराम कर रहे थे। पूरे घर में सिर्फ खून और खामोशी का राज था। छोटी प्रिया अपने कमरे में छुप गई थी। वो समझ गई थी कि कुछ गलत हो रहा है जब उसने अजीब आवाज़ें सुनी थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और वो अपने बिस्तर के नीचे छुप गई थी। लेकिन वो तीनों उसे ढूंढ ही गए। जब उन्होंने उसे पकड़ा तो प्रिया ने गिड़गिड़ा कर कहा, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं छोटी हूं, मैं कुछ नहीं जानती। उसकी आंखों में आंसू थे और आवाज़ कांप रही थी। लेकिन उन हत्यारों के दिल में जरा भी दया नहीं थी। उन्होंने सोचा कि अगर प्रिया जिंदा रही तो वो बड़ी होकर उनसे बदला ले सकती है। उस रात प्रिया की भी हत्या कर दी गई, लेकिन मरते समय उसकी आंखों में सिर्फ डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सा गुस्सा भी था। उसने अपनी आखिरी सांस में कहा था, मैं वापस आऊंगी और तुम सबको सजा दूंगी। ये शब्द इतनी ताकत से निकले थे कि तीनों भाई एक पल के लिए डर गए थे। लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि ये सिर्फ एक बच्ची की बात है। उन तीनों भाइयों ने सारी संपत्ति हड़प ली। उन्होंने सारे सोने के गहने, पैसे और जमीन के कागजात अपने नाम कर लिए। गांव वालों को बताया कि प्रिया का पूरा परिवार शहर चला गया है और उन्होंने अपनी संपत्ति इन भाइयों को बेच दी है। कुछ लोगों का शक हुआ, क्योंकि प्रिया का परिवार कभी भी गांव छोड़ने की बात नहीं करता था। लेकिन कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर सका, क्योंकि ये तीनों भाई बहुत खतरनाक थे और गांव में उनका डर था। लेकिन प्रिया की आत्मा को चैन कहाँ मिलना था। वो अपने परिवार के साथ हुए अन्याय को भूल नहीं सकती थी। उसकी आत्मा उस हवेली में ही रह गई जहां उसने अपना बचपन बिताया था। धीरे धीरे अजीब चीजें होने लगी। शुरू में तो ये घटनाएं इतनी छोटी थीं कि लोग इन्हें नजरअंदाज कर देते थे। पहले तो सिर्फ छोटी मोटी बातें थीं। रामू के घर में रात को अजीब आवाजें आने लगी, जैसे कोई छोटी बच्ची रो रही हो। कभी कभी लगता था जैसे कोई दरवाजा खटखटा रहा हो, लेकिन जब वो देखने जाता तो कोई नहीं होता। श्यामू को लगता था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। जब भी वो अकेला होता तो उसे लगता कि कोई उसे देख रहा है, लेकिन जब वो मुड़कर देखता तो कोई नहीं होता। गोपाल के सपनों में एक छोटी लड़की आती थी जो उससे कहती थी, तुमने मेरे मम्मी पापा को क्यों मारा, हमारा क्या कसूर था। वो रात रात भर जागता रहता और डर जाता था। शुरू में तो वे इन सब बातों को अपना वहम समझते रहे। रामू कहता था, अरे ये सब दिमाग का खेल है,
हमने जो किया है उसका गिल्ट है बस। शामू भी हाँ में हाँ मिलाता था। गोपाल थोड़ा परेशान रहता था, लेकिन वो भी अपने भाइयों की बात मान लेता था। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, ये घटनाएं और भी डरावनी होती गईं। अब ये सिर्फ सपने या वहम नहीं थे, बल्कि सच्चाई बनती जा रही थी। एक रात रामू अपने बिस्तर पर सो रहा था, जब अचानक उसे लगा कि कोई उसकी छाती पर बैठा है। उसकी सांस फूलने लगी और उसे लगा जैसे कोई उसका गला दबा रहा हो। जब उसने आंखें खोली तो देखा कि एक छोटी लड़की उसे घूर रही है। उसके कपड़े खून से सने हुए थे, बाल बिखरे हुए थे और आंखों में आग जल रही थी। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद था, जैसे उसमें जान ही न हो। तुमने मुझे क्यों मारा? वो चीखी। उसकी आवाज इतनी डरावनी थी कि रामू के रोंगटे खड़े हो गए। रामू इतना डर गया कि वो बेहोश हो गया। जब वो होश में आया तो पूरा कमरा ठंडा था और हवा में एक अजीब सी बदबू थी। अगली सुबह जब वो उठा तो उसकी छाती पर छोटे हाथों के निशान थे। ये निशान इतने गहरे थे जैसे किसी ने नाखूनों से खरोचा हो। रामू ने अपनी पत्नी को दिखाया, लेकिन वो भी डर गई। उसकी पत्नी ने कहा, तुमने कुछ गलत तो नहीं किया है ना? लेकिन रामू ने झूठ बोला और कहा कि उसे कुछ नहीं पता। शामू के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो अपने खेत में काम कर रहा था, जब अचानक उसे लगा कि कोई इसका नाम पुकार रहा है। आवाज बहुत मीठी थी, जैसे कोई छोटी बच्ची खेल खेल में बुला रही हो। शामू काका आवाज आ रही थी। जब उसने मुड़कर देखा तो प्रिया खड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल सफेद था और आंखें बिल्कुल काली। वो वैसे कपड़े पहने हुए थी जो उसके मौत के दिन पहने हुए थे। तुमने मेरे दादाजी को क्यों मारा? उसने पूछा। वो तो बहुत बूढ़े थे, उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? शामू इतना डर गया कि वो भागने लगा, लेकिन जहां भी जाता प्रिया वहीं दिखाई देती। पेड़ के पीछे, खेत के बीच में, यहां तक कि उसके घर के सामने भी। गोपाल की हालत सबसे बुरी थी। उसे हर रात सपने में प्रिया का पूरा परिवार दिखाई देता था। वे सब उससे पूछते थे, हमारा क्या कसूर था? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा था। प्रिया के पिता कहते थे, गोपाल, मैंने तो तुम्हें बचपन में कितनी बार खाना खिलाया था। तुम्हारी माँ बीमार थी तो मैंने दवा के पैसे भी दिए थे। प्रिया की दादी कहती थी, बेटा, मैंने तो तुम्हें अपने पोते की तरह प्यार किया था, फिर तुमने ऐसा क्यों किया? गोपाल की नींद उड़ गई थी और वो दिन रात परेशान रहने लगा। उसका वजन कम होने लगा और आंखों के नीचे काले धब्बे पड़ गए। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। प्रिया का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। वो सिर्फ डराना नहीं चाहती थी, बल्कि असली सजा देना चाहती थी। एक दिन रामू अपनी नई गाय को दूध दे रहा था। ये गाय बहुत शांत और सीधी थी, कभी किसी को परेशान नहीं करती थी। लेकिन अचानक गाय पागल हो गई और उसे सींग मार दिया। गाय की आंखें लाल हो गई थीं और वो ऐसे चिल्ला रही थी जैसे उसमें कोई और आत्मा घुस गई हो। रामू को इतनी जोर से सींग लगा कि वो दूर जाकर गिरा। डॉक्टर ने कहा कि ये बहुत अजीब बात है, क्योंकि वो गाय बहुत शांत थी और कभी किसी पर हमला नहीं करती थी। रामू के पेट में गहरा घाव हो गया और वो महीनों तक बिस्तर पर पड़ा रहा। दर्द इतना था कि वो रात रात भर कराहता रहता था। शामू के साथ भी अजीब हादसे होने लगे। एक दिन वो अपनी छत की मरम्मत कर रहा था। सीढ़ी बिल्कुल मजबूत थी और उसने कई बार इस्तेमाल की थी, लेकिन अचानक सीढ़ी टूट गई और वो नीचे गिर गया। गिरते समय उसे लगा जैसे किसी ने उसे धक्का दिया हो। उसका हाथ टूट गया और सिर में भी चोट आई। सबसे अजीब बात यह थी कि वो सीढ़ी बिल्कुल नई थी और कलटक बिल्कुल ठीक थी। जब लोगों ने सीढ़ी को देखा तो पाया कि वो ऐसे टूटी थी जैसे किसी ने जानबूझकर तोड़ा हो। गोपाल की हालत और भी बुरी हो गई। उसके बाल रातों रात सफेद हो गए, जैसे उसने कोई भयानक चीज देखी हो। उसका वजन इतना कम हो गया कि वो हड्डियों का ढांचा लग रहा था। वो हमेशा डरा डरा रहने लगा और अकेले में किसी से बात करता रहता था। लोग कहते थे कि वो पागल हो गया है, क्योंकि वो अकेले में चिल्लाता रहता था, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। कभी कभी वो रोने लगता था और कहता था, प्रिया मुझे माफ कर दे, मैं गलत था। गांव के बुजुर्गों को समझ आ गया कि ये कोई साधारण बात नहीं है। उन्होंने देखा कि तीनों भाइयों के साथ अजीब चीजें हो रही हैं। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति दादाजी ने कहा, यह सब कुछ अजीब है। पहले प्रिया का परिवार अचानक गायब हो जाता है, फिर ये तीनों भाई अमीर हो जाते हैं और अब इनके साथ ये सब हो रहा है। उन्होंने एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक एक बहुत ही अनुभवी व्यक्ति था जो आत्माओं और भूतों के बारे में जानता था। तांत्रिक ने जैसे ही प्रिया के पुराने घर में कदम रखा,
उसे सब कुछ पता चल गया। घर में एक अजीब सी ठंडक थी, हवा भारी लग रही थी और एक अदृश्य दुख का एहसास था। तांत्रिक ने अपनी आंखें बंद कीं और कुछ मंत्र पढ़े। अचानक उसे सब कुछ दिखाई देने लगा। कैसे उस रात प्रिया के परिवार की हत्या हुई थी, कैसे छोटी प्रिया ने गिड़गिड़ाया था और कैसे उसने मरते समय बदले की कसम खाई थी। यहां एक मासूम बच्ची की आत्मा भटक रही है, उसे न्याय चाहिए। उसका पूरा परिवार निर्दोष था और उनकी बहुत बुरी तरह से हत्या की गई है। जब तक उसके हत्यारों को सजा नहीं मिलेगी, तब तक उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। ये आत्मा बहुत शक्तिशाली है, क्योंकि इसके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। लेकिन उन तीनों भाइयों ने तांत्रिक की बात नहीं मानी। रामू ने कहा, यह सब बकवास है, कोई भूत वूत नहीं होता। शामू भी अपने भाई का साथ दिया। गोपाल थोड़ा डर रहा था, लेकिन उसने भी अपने भाइयों की बात मानी। वे अभी भी अपने किए को छुपाने की कोशिश कर रहे थे और सोच रहे थे कि ये सब कुछ दिन में ठीक हो जाएगा। तब प्रिया ने अपना असली रूप दिखाया। अब वो सिर्फ डराना नहीं चाहती थी, बल्कि वो चाहती थी कि उसके हत्यारों को वैसी ही पीड़ा हो जैसी उसके परिवार को हुई थी। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था और आसमान में तूफान के बादल छाए हुए थे, प्रिया रामू के घर गई। इस बार वो सिर्फ डराने नहीं आई थी, उसने रामू को जगाया। रामू की आंखें खुली तो देखा कि प्रिया उसके बिस्तर के पास खड़ी है, लेकिन अब उसका रूप बिल्कुल अलग था। उसकी आंखों में आग थी, चेहरा गुस्से से लाल था और उसके हाथ में वही चाकू था जिससे उसे मारा गया था। अब तुम्हारी बारी है प्रिया, प्रिया ने कहा। उसकी आवाज में कोई मासूमियत नहीं थी, बल्कि एक भयानक गुस्सा था। तुमने मेरे परिवार के साथ जो किया है, अब वैसा ही तुम्हारे साथ होगा। रामू ने देखा कि चाकू खून से सना हुआ है। नहीं, प्लीज मुझे माफ कर दो, रामू ने गिड़गिड़ाया। मैं सब कुछ स्वीकार कर लूंगा, मैं पुलिस के पास जाऊंगा और सब कुछ बता दूंगा। उसकी आवाज कांप रही थी और आंसू आ रहे थे। अब बहुत देर हो गई है प्रिया, प्रिया ने कहा। उसकी आवाज में कोई दया नहीं थी। तुमने मुझसे भी यही कहा था ना कि अब बहुत देर हो गई है। तुमने मेरी गिड़गिड़ाहट नहीं सुनी थी, अब मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगी। अगली सुबह रामू मरा हुआ मिला। उसके चेहरे पर इतना डर था कि देखने वाले भी डर जाते थे। उसकी आंखें फटी हुई थीं, जैसे उसने कोई बहुत ही भयानक चीज देखी हो। डॉक्टर ने कहा कि वो दिल का दौरा पड़ने से मरा है, लेकिन गांव वाले जानते थे कि ये प्रिया का बदला है। सबसे अजीब बात ये थी कि उसके कमरे में खून की बूंदें मिली थीं, लेकिन रामू के शरीर पर कोई घाव नहीं था। श्यामू और गोपाल और भी डर गए। अब उन्हें एहसास हो गया था कि प्रिया वाकई वापस आ गई है और वो उनसे बदला ले रही है। वे गांव छोड़कर भागने की सोचने लगे, लेकिन प्रिया ने उन्हें जाने नहीं दिया। जब भी वे गांव से बाहर निकलने की कोशिश करते, तो रास्ते में कोई ना कोई अड़चन आ जाती। जब श्यामू अपना सामान पैक कर रहा था और रात के समय चुपचाप भागने की सोच रहा था, तो अचानक उसके कमरे में आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि पूरा कमरा कुछ ही मिनटों में जल गया। वो किसी तरह बाहर निकला, लेकिन उसका पूरा घर जल गया। उसके सारे कपड़े, पैसे और सामान सब कुछ जलकर राख हो गया। सबसे अजीब बात यह थी कि आग सिर्फ उसके घर में ही लगी थी, बाकी घरों को कुछ नहीं हुआ था। यहां तक कि उसके बगल वाले घर को भी कोई नुकसान नहीं हुआ था। गोपाल की हालत और भी बुरी हो गई। अब वो दिन रात प्रिया को देखता रहता था। कभी वो उसके सामने खड़ी होती, कभी छत पर, कभी खिड़की के बाहर। वो हमेशा उससे कहती, तुमने मेरी दादी को क्यों मारा? उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? वो तो बहुत प्यार करती थी सबसे। गोपाल का खाना पीना छूट गया। वो दिन रात रोता रहता और अपने बालों को नोचता रहता। लोगों को लगता था कि वो पागल हो गया है। आखिरकार गोपाल से बर्दाश्त नहीं हुआ। उसे एहसास हो गया था कि प्रिया तब तक उसे परेशान करती रहेगी जब तक वो सच नहीं बोलता। एक दिन वो गांव के सरपंच के पास गया। उसकी हालत बहुत बुरी थी, बाल बिखरे हुए, कपड़े फटे हुए और आंखों में एक अजीब सा डर। उसने सरपंच से कहा, मैं सब कुछ स्वीकार करता हूं। और फिर उसने पूरी कहानी बताई। उसने बताया कि कैसे उन तीनों ने मिलकर प्रिया के पूरे परिवार की हत्या की थी। हमने सिर्फ पैसे के लिए ये किया था, वो रोते हुए बोला। हमें नहीं पता था कि इसका इतना बुरा नतीजा होगा। प्रिया वापस आ गई है और वो हम सबसे बदला ले रही है।
सरपंच और गांव के दूसरे लोग सुनकर हैरान रह गए। उन्हें पता चल गया कि प्रिया का परिवार वाकई मारा गया था और वो कहीं नहीं गया था। सरपंच ने तुरंत पुलिस को बुलाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। श्यामू भी उसी रात मर गया था। लोगों ने बताया कि वो अपने जले हुए घर में वापस गया था और वहीं दम तोड़ दिया था। उसके चेहरे पर भी वैसा ही डर था जैसा रामू के चेहरे पर था। अब सिर्फ गोपाल बचा था, लेकिन प्रिया का गुस्सा अभी भी खत्म नहीं हुआ था। उस रात प्रिया उसके सामने आई, लेकिन इस बार उसका चेहरा थोड़ा शांत था। तुमने सच बोला है, उसने कहा, इसलिए मैं तुम्हें एक मौका देती हूं। अगर तुम सच में पछता रहे हो तो मेरे परिवार के लिए एक मंदिर बनवाओ और हर साल उनकी पुण्यतिथि पर भंडारा करवाओ। अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। गोपाल ने तुरंत हाँ कर दी। उसने कहा, मैं जो भी कहोगी वो करूंगा, बस मुझे माफ कर दो। गोपाल ने वैसा ही किया। उसने अपनी सारी संपत्ति बेचकर प्रिया के परिवार के नाम पर एक छोटा सा मंदिर बनवाया। मंदिर में प्रिया और उसके परिवार की तस्वीरें लगवाईं। हर साल वो उनकी याद में भंडारा करवाता था और गरीबों को खाना खिलाता था। वो हमेशा लोगों से कहता था, ये मंदिर उन मासूम लोगों की याद में है जिनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ था। धीरे धीरे प्रिया की आत्मा को शांति मिली। अब वो गोपाल को परेशान नहीं करती थी, लेकिन कभी कभी लोग उसे मंदिर के पास खेलते हुए देखते थे। अब वो खुश लग रही थी, जैसे उसे न्याय मिल गया हो। उसका चेहरा फिर से मासूम हो गया था और आंखों में वो पुराना प्यार था। गोपाल बाकी जिंदगी उसी मंदिर की देखभाल करता रहा। वो हमेशा कहता था, पाप का फल मिलना ही है, चाहे आज मिले या कल। लेकिन अगर आप सच्चे दिल से माफ़ी मांगे और अपनी गलती सुधारने की कोशिश करें तो भगवान माफ़ कर देते हैं। आज भी उस गांव में वो मंदिर है। मंदिर छोटा है लेकिन बहुत सुंदर है। वहाँ प्रिया और उसके परिवार की तस्वीरें लगी हुई हैं। लोग कहते हैं कि अगर कोई वहाँ सच्चे दिल से प्रार्थना करे तो प्रिया उसकी मदद करती है, लेकिन अगर कोई बुरे इरादे से आए तो वो उसे सबक सिखा देती है। मंदिर के पास एक बोर्ड भी लगा है जिस पर लिखा है, सत्य और न्याय की जीत हमेशा होती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि न्याय देर से आ सकता है, लेकिन आता ज़रूर है। प्रिया की आत्मा को तब तक चैन नहीं मिला जब तक उसके हत्यारों को सज़ा नहीं मिली, लेकिन जब गोपाल ने सच्चे दिल से अपनी गलती मानी और सुधार की कोशिश की तो उसे माफ़ी मिल गई। कुछ लोग कहते हैं कि ये सिर्फ एक कहानी है, लेकिन उस गांव के लोग जानते हैं कि ये सच है। वे आज भी उस मंदिर में जाकर प्रिया और उसके परिवार को याद करते हैं। हर साल उस दिन जब प्रिया की हत्या हुई थी, पूरा गांव उस मंदिर में इकट्ठा होता है और प्रार्थना करता है। इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा ये है कि प्रिया सिर्फ 12 साल की थी जब उसकी हत्या हुई थी। एक मासूम बच्ची को इतना गुस्सा आया कि उसकी आत्मा ने अपने हत्यारों से बदला लिया। लेकिन साथ ही ये कहानी ये भी बताती है कि प्रिया में दया भी थी। जब गोपाल ने सच्चे दिल से माफ़ी मांगी तो उसने उसे माफ़ कर दिया। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि लालच इंसान को कहाँ तक गिरा सकता है। उन तीनों भाइयों ने सिर्फ पैसे के लिए 5 मासूम लोगों की जान ले ली थी। उन्होंने नहीं सोचा था कि एक छोटी बच्ची और उसके बुजुर्ग दादा दादी का क्या कसूर है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि सच्चा पछतावा और न्याय की भावना कितनी ताकतवर होती है। गोपाल को इसलिए माफ़ किया गया क्योंकि उसने सच स्वीकार किया था और अपनी गलती का एहसास था। उसने बाकी जिंदगी उस गलती को सुधारने में बिताई। आज भी जब कोई उस गांव से गुजरता है तो वो उस मंदिर को ज़रूर देखता है। मंदिर के आसपास हमेशा फूल खिले रहते हैं, जैसे कोई उनकी देखभाल कर रहा हो। लोग कहते हैं कि ये प्रिया का आशीर्वाद है। कहते हैं कि शाम के समय जब सूरज डूबता है तो कभी कभी लोगों को एक छोटी लड़की की आवाज़ सुनाई देती है। वो हंस रही होती है जैसे वो खुश हो। ये आवाज़ सुनकर लोगों को डर नहीं लगता, बल्कि एक अजीब सा सुकून मिलता है। लगता है जैसे प्रिया अब शांति में है। प्रिया की कहानी आज भी उस गांव में माँ बाप अपने बच्चों को सुनाते हैं। वे कहते हैं, हमेशा सच बोलो और किसी के साथ अन्याय मत करो, क्योंकि न्याय देर से आता है लेकिन आता ज़रूर है। बच्चे इस कहानी को सुनकर डरते भी हैं और सीखते भी हैं। ये कहानी सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं है, ये न्याय, सच्चाई और पछतावे की कहानी है। ये बताती है कि कैसे एक मासूम बच्ची की आत्मा ने अपने परिवार के लिए न्याय पाया। ये दिखाती है कि बुराई कितनी भी ताकतवर हो, अंत में अच्छाई की ही जीत होती है। आज भी अगर आप उस गांव जाएं तो लोग आपको प्रिया की पूरी कहानी सुनाएंगे। वे कहेंगे कि ये सिर्फ कहानी नहीं है, बल्कि सच्चाई है जो उन्होंने अपनी आंखों से देखी है। वे आपको वो मंदिर भी दिखाएंगे और बताएंगे कि कैसे प्रिया की आत्मा को शांति मिली। तो अगली बार जब आप किसी के साथ अन्याय करने की सोचें तो प्रिया की कहानी याद रखिएगा। याद रखिएगा कि न्याय की आंख कभी नहीं झपकती और सच्चाई हमेशा सामने आती है। चाहे कितना भी समय लग जाए, लेकिन हर गलत काम की सज़ा मिलती है और हर सच्चाई